हरा घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर बादशाह अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। बादशाह अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन बादशाह अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें कि जहांपनाह मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के छोड़ की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर-उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? दरबार में उपस्थित होकर बीरबल ने बादशाह के सामने क्या शर्त रखी? बीरबल ने कहा, जहांपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी हैं। पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। बादशाह अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। भाई जैसा। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हुआ था। चूंकि वह बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें मां के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दुधमुहा था। वह नन्हे बादशाह अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व बादशाह अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिफ था। चूंकि हुसिफ व बादशाह अकबर ने एक ही स्त्री का दुग्धपान किया था, इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। बादशाह अकबर को भी लगाव था हुसिफ से। समय बीतता रहा। बादशाह अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसिफ एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसिफ के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा पास न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसिफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसिफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसिफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसिफ को बादशाह अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसिफ की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हों तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह ने हुसिफ से कहा। तब हुसिफ ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफी है शाही जीवन बिताने को, बादशाह सलामत।
आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फक्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है मुझे। कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूं कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है, वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसिफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसिफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसिफ का मन बहला सके। वह बातूनी न हो, पर जो भी बोले नपातुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए न कि मैं क्या चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसिफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोजकर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। उसिफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसिफ की यह मांग जंची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का, और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था। लेकिन हुसिफ तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए, तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर बादशाह अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बादशाह अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं। गौ माता का दूध पीकर। इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है, उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसिफ को दे दें, मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी एक ही है। कुएं का पानी। एक बार एक आदमी ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान ने कुएं से पानी खींचना शुरू किया, तो उस व्यक्ति ने किसान से पानी लेने के लिए मना किया। वह बोला, मैंने तुम्हें केवल कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी। किसान बहुत दुखी हुआ और उसने बादशाह अकबर के दरबार में गुहार लगाई। उसने दरबार में सब कुछ बताया और बादशाह अकबर से इंसाफ मांगा। बादशाह अकबर ने यह समस्या बीरबल को हल करने के लिए दी। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने कुआं किसान को बेचा था। बीरबल ने पूछा, तुम किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने देते? आखिर तुमने कुआं किसान को बेचा है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बीरबल, मैंने किसान को कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी। किसान का पानी पर कोई अधिकार नहीं है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, बहुत खूब, लेकिन देखो, क्योंकि तुमने कुआं किसान को बेच दिया है और तुम कहते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें अपना पानी किसान के कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है। अब या तो अपना पानी किसान के कुएं से निकाल लो या फिर किसान को किराया दो। वह आदमी समझ गया
कि बीरबल के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली और वह माफी मांगकर वहां से खिसक लिया। बीरबल की योग्यता। दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर का साला तो कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज न आता था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से भी बादशाह को दबाव सहना पड़ता था। ऐसे ही एक बार साले साहब स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए दीवान पद की मांग करने लगे। बीरबल अभी दरबार में नहीं आया था। आठ बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा, मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के पिल्ले की आवाजें सुनाई दे रही थीं, शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। देखकर आओ, फिर बताओ कि यह बात सही है या नहीं। साले साहब चले गए। कुछ देर बाद लौटकर बोले, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ही ने बच्चे दिए हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर वह तो मैंने गिने नहीं। गिनकर आओ। साले साहब गए और लौटकर बोले, हुजूर 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? बादशाह ने फिर पूछा। वह तो नहीं देखा। जाओ देखकर आओ। आदेश पाकर साले साहब फिर गए और लौटकर जवाब दिया, 3 नर 2 मादा हैं हुजूर। नर पिल्ले किस रंग के हैं? हुजूर वह देखकर अभी आता हूं। रहने दो, बैठ जाओ, बादशाह ने कहा। बीरबल के दरबार में हाजिर होने पर बादशाह ने क्या किया? साले साहब बैठ गए। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। तब बादशाह अकबर बोले, बीरबल, आज सुबह से महल के पीछे से पिल्लों की आवाजें आ रही हैं, शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। जाओ देखकर आओ, माजरा क्या है। जी हुजूर। बीरबल चला गया और कुछ देर बाद लौटकर बोला, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। कितने बच्चे हैं? हुजूर 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं? कितने मादा? हुजूर 3 नर हैं, 2 मादा। नर किस रंग के हैं? 2 काले हैं, 1 बादामी है। ठीक है, बैठ जाओ। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा, वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने उससे पूछा, क्यों, तुम अब क्या कहते हो? उससे कोई जवाब देते न बना। पैसे की थैली किसकी? दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम काशी है, मैं तेली हूं और तेल बेचने का धंधा करता हूं, और हुजूर यह कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा। हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दें। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभार रहा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता।
बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो, यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, यह थैली मेरी है, काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो, तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। खाने के बाद लेटना। किसी समय बीरबल ने बादशाह अकबर को यह कहावत सुनाई थी कि खाकर लेट जा और मारकर भाग जा, यह सयाने लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं, जिंदगी में उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता। एक दिन बादशाह अकबर को अचानक ही बीरबल की यह कहावत याद आ गई। दोपहर का समय था। उन्होंने सोचा, बीरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा। आज हम उसकी इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाकर पूरी बात समझाई और बीरबल के पास भेज दिया। नौकर ने बादशाह अकबर का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने समझ लिया कि बादशाह ने उसे क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। इसलिए बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं। उस दिन बीरबल ने पहनने के लिए चुस्त पायजामा चुना। पाजामे को पहनने के लिए वह कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गए। पाजामा पहनने के बहाने वे काफी देर बिस्तर पर लेटे रहे। फिर नौकर के साथ चल दिए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह अकबर ने कहा, कहो बीरबल, खाना खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल लेटा था जहांपना। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, इसका मतलब तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की है। हम तुम्हें हुक्म उदूली करने की सजा देंगे। जब हमने खाना खाकर तुरंत बुलाया था, फिर तुम लेटे क्यों? बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है? मैं तो खाना खाने के बाद कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। आप तो पैगाम ले जाने वाले से पूछ सकते हैं। अब यह अलग बात है कि यह चुस्त पायजामा पहनने के लिए ही मुझे लेटना पड़ा था, बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। बादशाह अकबर बीरबल की चतुरता को समझ गए और मुस्करा पड़े। राखपत और रखापत। एक बार दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, भाई यह बताओ सबसे बड़ा पट यानी शहर कौन सा है? पहले नवरत्न ने कहा, सोनीपत। दूसरा नवरत्न, हुजूर, पानीपत सबसे बड़ा पत है। तीसरे नवरत्न ने लंबी हाँकी, नहीं जनाब, दलपत से बड़ा पत और कोई दूसरा नहीं है। चौथे नवरत्न ने अपना राग अलापा, सबसे बड़ा पत तो दिल्लीपत यानी दिल्ली शहर है। बीरबल चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पत है राखपत और दूसरा बड़ा पत है रखापत। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्लीपत सब पत सुन रखे हैं, पर राखपत रखापत किस शहर के नाम हैं? बीरबल बोले, हुजूर, राखपत का मतलब है मैं आपके रखूं और रखापत का मतलब है आप मेरी बात रखो। यह मेलजोल और प्रेम भाव जिस पत में नहीं है, उस पत का क्या मतलब है? प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। बादशाह अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा। छोटा बांस बड़ा बांस। एक दिन बादशाह अकबर एवं बीरबल बाग में सैर कर रहे थे।
बीरबल लतीफ़ा सुना रहा था और बादशाह अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी बादशाह अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफ़ा सुनाता सुनाता रुक गया और बादशाह अकबर की आंखों में झांका। बादशाह अकबर कुटिलता से मुस्कराए। बीरबल समझ गया कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में हैं। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोला, हुजूर, अब देखें इस टुकड़े को, हो गया न बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वह टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्करा उठे बीरबल की चतुराई देखकर। राज्य में कौए कितने हैं? एक दिन बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। बादशाह अकबर बागों में उड़ते कौओं को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौए होंगे? बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौए हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। बादशाह अकबर को कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था। उन्होंने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं, और यदि ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है, हुजूर, कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बादशाह अकबर एक बार फिर मुस्कुराकर रह गए। जब बीरबल बना बच्चा। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोला, मैं क्या करता हुजूर। मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। बादशाह अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहां पनाह, बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूं और वैसा ही व्यवहार करता हूं। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर बादशाह अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहां उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर बादशाह अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो न। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब बादशाह अकबर ने कुछ मिठाइयां लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा।
बादशाह अकबर मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। बादशाह अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटें इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था। और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे वह। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य जवाब दे गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ, ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। बीरबल की पैनी दृष्टि। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीनदुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही बादशाह अकबर ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो बादशाह अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन तहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है।
यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना। मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूं कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सकें। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। बीरबल और तानसेन का विवाद। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। हल निकलता न देख दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर को अपने दोनों रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने स्वयं फैसला न देकर किसी और से फैसला कराने की सलाह दी। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा है तो यह भी बता दें कि हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाएं? बीरबल ने पूछा। तुम लोग महाराणा प्रताप से मिलो, मुझे यकीन है कि वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बादशाह अकबर ने जवाब दिया। बादशाह अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे, तभी तानसेन ने मधुर रागिनी सुनानी शुरू कर दी। महाराणा मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा को अपने पक्ष में कर रहा है तो उससे रहा न गया। तुरंत बोला, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि मेरा पक्ष सही होगा तो 100 गाय दान करूंगा, और मियाँ तानसेन जी ने प्रार्थना कर यह मन्नत मांगी कि यदि वह सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथों में है। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर गो हत्या के बारे में सोच कैसे सकते थे? उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बताया। जब बादशाह अकबर को यह बात पता चली तो वह बहुत हंसे। जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो। बादशाह अकबर के दरबारियों को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते हैं, औरों को नहीं। एक दिन बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और 2 हाथ लंबी 2 हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, इस चादर से तुम लोग मुझे सिर से लेकर पैर तक ढक दो तो मैं तुम्हें बुद्धिमान मान लूंगा।
सभी दरबारियों ने कोशिश की किंतु उस चादर से बादशाह को पूरा न ढक सके। सिर छिपाते तो पैर निकल आते, पैर छिपाते तो सिर चादर से बाहर आ जाता। आड़ा तिरछा लंबा चौड़ा हर तरह से सभी ने कोशिश की किंतु सफल न हो सके। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उन्हें ढकने को कहा। जब बादशाह लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए पैरों को सिकोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर सिकोड़े और बीरबल ने सिर से पांव तक चादर से ढक दिया। अन्य दरबारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देख रहे थे। तब बीरबल ने कहा, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। जीत किसकी? बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा, बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने शंका जाहिर की। हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार हैं और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। जल्दी बुलाकर लाओ, आपको कभी धोखा नहीं देगा। अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बादशाह अकबर की ही है। तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। की पहेली उसे देखते ही बादशाह को पहेली सुनाने जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। कहने का मतलब यह समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाएं। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय पर अपनी पहेली सवाल करने की सुनाया करते थे। हिम्मत ही नहीं थी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल दूसरे सेवक को पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन, नीचे तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। इसलिए वह चकरा गया घूमने निकले थे। उस पहेली का अर्थ उन्होंने समझ में नहीं आ रहा था। सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है, तो मैं इसका अर्थ उन्होंने एक सेवक को बुलाकर बता सकूंगा। क्या बात है? शाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। दौड़ किस लिए हो रही है? बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां बीरबल को सारी बात बताई। वह महाराज हमारी रक्षा करें। एक तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। परेशान व विवश होकर वह जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? लड़की ने उत्तर दिया, सेवक आप देख नहीं रहे था। उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस समय का हाल तो तुमने बता दिया। दाढ़ी खुजला तेरा बापू क्या कर रहा है? बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मिट्टी मिला रहे हैं। लड़की ने जवाब दिया। उस सेवक से कहा, इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, सेवक तेरी मां क्या को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। कहा बादशाह सोचने लगे से मैंने इससे यह तो बताया ही नहीं था, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से यह एग्जाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया। इसी बीच उसके माता-पिता भी आ पहुंचे। सच बताओ, बीरबल ने उनसे सारा समाचार मन से ले आए हो या किसी ने लड़की का पिता बोला? मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया है, लेकिन बताए बिना भी अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। बीरबल ने सुझाव दिया था, अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया। बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल कहाँ मिलेगा? बीरबल की पहेली भी बातों से बड़ा खुश टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहे था। बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, पास आकर बोला, लड़की के पिता से मुझे बता पहेली का अर्थ बीरबल कहाँ मिलेगा? यह तो बड़ी ही सरल पहेली है। बोला,
वह आदमी थोड़ा सकपकाया लेकिन फिर संभल कर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। हैरान परेशान आदमी ने उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है, जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। बीरबल ने ऊंचे स्वर में ऐसी बुद्धिमानी देखकर तुम बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का देर के लिए चुप हो गया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए। सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा, बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया। अब वह आदमी भौंचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार नहीं हुआ कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कराए बिना न रह सका। बादशाह का सपना। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजूमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहां पनाह, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर को बेहद क्रोध हो आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। जोरू का गुलाम। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियां बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता, बादशाह ने कहा। हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूं, बीरबल ने कहा। सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं। आप अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। यह क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही दो हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं, बादशाह ने कहा। हुजूर, 2 मुर्गे आप भी दे दें, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेंप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। टेढ़ा सवाल। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल वन विहार के लिए गए।
एक टेढ़े पेड़ की ओर इशारा करके बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, यह दरख्त टेढ़ा क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, यह इसलिए टेढ़ा है क्योंकि यह जंगल के तमाम दरख्तों का साला है। बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, दुनिया में यह बात मशहूर है कि कुत्ते की दुम और साले हमेशा टेढ़े होते हैं। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या मेरा साला भी टेढ़ा है? बीरबल ने फौरन कहा, बेशक जहांपना। बादशाह अकबर ने कहा, फिर मेरे टेढ़े साले को फांसी चढ़ा दो। एक दिन बीरबल ने फांसी लगाने के 3 तख्ते बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उन्हें देखकर बादशाह अकबर ने पूछा, 3 तख्ते किस लिए? बीरबल ने कहा, गरीबनवाज, सोने का आपके लिए, चांदी का मेरे लिए और लोहे का तख्ता सरकारी साले साहब के लिए। बादशाह अकबर ने अचरज से पूछा, मुझे और तुम्हें फांसी किस लिए? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जहांपनाह, आखिर हम भी तो किसी के साले हैं। बादशाह अकबर हंस पड़े, सरकारी साले साहब के जान में जान आई। वह बाइज्जत बरी हो गया। बादशाह का गुस्सा। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गईं। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो गई नहीं, सुबह होते ही अपने मायके चली जाना वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए, पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुईं। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। वे मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। 3 सवाल। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल के हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। बादशाह अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. धरती का केंद्र कहाँ है? 3. सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं?
बादशाह अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि यह मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सी संख्या बता सकता हूं। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थरथर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूं। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया। पंडित जी। शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूं, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा, लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है। बीरबल बोला, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूं। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा।
कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूं। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है।